हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी बीए सेकंड ईयर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर के यूके एंड एमडी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट वालों के लिए हैं और डिस्टेंस और प्राइवेट स्टूडेंट्स वालों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मंथ ऑफ मई? कवि मई के महीने के बारे में क्या कहता है? आंसर है, द पोएट सेज दैट इन मई ए रफ वाइंड्स ब्लो एंड शेल्टर द ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ द प्लांट्स। कवि कहता है कि मई महीने में अप्रिय हवाएं चलती हैं और सुंदर पौधों की कलियों को आश्रय देती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट कंपेयर एटर्निटी विद मोर्टेलिटी? कवि अमरत्व की तुलना नश्वरता से किस प्रकार करता है? आंसर है, द पोएट कंपेयर्स एटर्निटी विद मोर्टेलिटी। ही सेज दैट द समर डे इज मोर्टल। कवि अमरत्व की तुलना नश्वरता से करता है, वह गर्मी के दिन से नश्वर बताता है। इट कम्स टू एन एंड आफ्टर सम मंथ्स। कुछ महीनों के बाद यह खत्म हो जाती है। बट द फेयर यूज ब्यूटी एंड क्वालिटीज आर एटर्नल, नथिंग कैन फिनिश दैम, नॉट इवन डेथ। लेकिन युवा मित्र की सुंदरता और गुण अमर हैं, कोई उनको खत्म नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मृत्यु भी नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज मैन स्टक बिटवीन एन एंजल एंड एन एनिमल? मनुष्य किस प्रकार देवता तथा जानवर के बीच फंसा हुआ है? आंसर है, द पोएट सेज इन द पोएम दैट मैन हैज हिज स्ट्रेंथ एज वेल एज हिज वीकनेस। कवि इस कविता में कहता है कि मनुष्य में अपनी शक्ति के साथ साथ उसमें अनेक कमियां भी हैं। He cannot understand himself yet he tries to discover God and his universe। वह स्वयं को नहीं समझ सकता, फिर भी वह परमात्मा को खोजने की कोशिश करता है। Pope rightly says that man is partly a beast and partly an angel। इस प्रकार पोप का यह कहना उचित ही है कि मनुष्य आंशिक रूप से एक जंगली एवं आंशिक रूप से एक देवदूत है। He therefore struggles between an angel and an animals। इस प्रकार वह एक देवदूत और एक पशु के बीच लटका हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज मैन ए कंफ्यूज्ड बीइंग? मनुष्य दुविधा में फंसा हुआ प्राणी किस प्रकार है? आंसर है, मैन इज ए कंफ्यूज्ड बीइंग। ही इज ए ब्लेंड ऑफ अपोजिट क्वालिटीज। मनुष्य एक भ्रमित प्राणी है, उसमें विरोधी गुणों का एक मिश्रण है। वह सदैव सोचने और करने के मध्य ही भ्रम में रहता है। His confusion lies in the fact that he does not try to know what he is, what he can do and what he should do। उसका भ्रम इस तथ्य में निहित है कि वह यह जानने की कोशिश नहीं करता कि वह क्या है और वह क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where according to Pope does the root of man's confusion lie? कवि के अनुसार मनुष्य की उलझन का आधार क्या है? आंसर है, Know Then Thyself is a famous poem of Alexander Pope। In this poem, the poet deals with the nature and position of man in this world। Know Then Thyself अलेक्जेंडर पोप की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि इस संसार में मनुष्य के स्वभाव और स्थिति का वर्णन करता है। According to the poet, man is a blend of opposite qualities। कवि के अनुसार मनुष्य विरोधी गुणों का मिश्रण है। He always remains confused between his thinking and doing। वह अपने विचार और कार्यों में हमेशा उलझा रहता है। His confusion lies in the fact that he does not try to know what he is, what he can do and what he should do। उसकी उलझन इस बात में है कि वह जानने की कोशिश नहीं करता कि वह क्या है, क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। He is not able to decide whether he should consider himself a god or a beast। वह निर्णय नहीं कर पाता कि क्या वह भगवान है या जानवर। वह फैसला नहीं ले सकता कि क्या वह शरीर को अच्छा समझे या मन के आदेशों का पालन करे। Although he is the only judge of all things, yet he himself become a victim of these things। जब भी वह सभी चीज का ज्ञाता है, फिर भी वह उन चीजों का शिकार बनता है। He is the sole judge of truth, yet makes a number of mistakes। वह सच्चाई जानने वाला है, फिर भी अनेक गलतियां करता है। Thus man is confused due to his own weakness, so the poet suggests that he should study himself instead of wandering in search of God। इस प्रकार मानव अपनी कमियों के कारण ही उलझा हुआ है, इसलिए कवि का सुझाव है कि उसे भगवान की तलाश में घूमने के बजाय स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर? गरीबों की छोटी तथा साधारण कहानी से आप क्या समझते हैं? आंसर है, शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर मीन्स द लाइफ स्टोरी ऑफ द पुअर फोरफादर्स ऑफ द विलेज। गरीब लोगों की शख्सियत एवं साधारण जीवन कहानी से तात्पर्य उन गरीब गांव के मृत पूर्वजों की कहानी है जो अब अपनी कब्रों में दबे पड़े हैं। दे लिव्ड ए लाइफ ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, हार्ड लेबर चीयरफुली। उन्होंने सख्त परिश्रम करते हुए प्रसन्नता के साथ अपना जीवन बिताया। They enjoyed simple and ordinary pleasures and lived unknown and inconspicuous lives।
वे साधारण खुशियों का आनंद लेते रहे और उन्होंने अज्ञात जीवन व्यतीत किया। नाउ द हम्बल फोल्क लाई buried इन द विलेज चर्चयार्ड। अब वे विनम्र लोग गांव के कब्रिस्तान में सदा के लिए सोए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब रिच एंड फेमस पीपल। कवि धन्य तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों का कैसे वर्णन करता है। आंसर है, द पोएट डिस्क्राइब द रिच एंड फेमस पीपल इन द पोएम द रिच एंड फेमस पीपल फ्लैटर ऑन देयर वेल्थ एंड प्राउड। कवि इस कविता में धनी एवं प्रसिद्ध लोगों का वर्णन करता है। धनी एवं प्रसिद्ध लोग अपने धन एवं शक्ति पर गर्व महसूस करते हैं। They had soaring ambition. Their graves are adorned with carved stones bearing inscription in their memory. उनकी उच्च अभिलाषाएं होती हैं। उनकी कब्रों को उनकी स्मृति में पत्थर पर नक्काशी करके सजाया जाता है। Their relative erected beautiful memorials in their memory. उनके रिश्तेदार उनकी स्मृति में सुंदर सुंदर मेमोरियल्स स्मारक बनाते हैं। Even poet dedicate their poems to such people. यहाँ तक कि कवि लोग भी ऐसे लोगों को अपनी कविताएं समर्पित किया करते हैं। They lavished extravagant and exaggerated praise on them. वे उनकी अत्यधिक प्रशंसा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is a hoary-headed swan referred to in the poem? कविता में सफेद सिर वाला ग्रामीण कौन है। आंसर है, The no-cry-headed Swan is referred to some aged villager with grey hair on his head. इस कविता में सफेद बालों वाला ग्रामीण का जिक्र है। He would perhaps answer to the enquirer about the poet before his death. जो कवि के बारे में पूछने वाले व्यक्ति से बताता था कि मौत से वह उसे किस प्रकार की दिनचर्या में देखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर प्रोटियस एंड ट्राइटन। प्रोटियस और ट्राइटन कौन थे। आंसर है, इन ग्रीक मैथोलॉजी प्रोटियस वाज वन ऑफ द अर्ली गॉड्स ऑफ रिवर्स एंड ओशियन्स बॉडीज। ग्रीक मैथोलॉजी में प्रोटियस उन प्रारंभिक देवों में से एक जो नदियों एवं समुद्री शरीरों का देवता था। It was considered that he would often change shapes. ऐसा माना जाता है कि वह आकार बदलता था। Triton in Greek mythology was the messenger of the seas. He could raise or control waves. Triton ग्रीक मैथोलॉजी में सागरों का दूत है। वह लहरों को उठाकर तथा नियंत्रित कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the poet want to become a pagan? कवि नास्तिक बनना क्यों चाहता है। आंसर है, Pagan is one who worships nature and not any other god with human characteristics. पैगन वह एक व्यक्ति होता है जो प्रकृति की पूजा करता है और मानवीय प्रकृति वाले किसी भी देवता की पूजा नहीं करता। मैंस इंडिफरेंस टू नेचर हर्ट्स हिम ए लॉट। प्रकृति के प्रति मानव के रूखे बर्ताव से कवि का गहरा दुख होता है। ही इज रेडी टू कन्वर्ट हिमसेल्फ टू ए पैगन टू हैव द विजन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। वह स्वयं को एक नास्तिक में बदलने के लिए प्रस्तुत है जो देवताओं एवं देवियों की परछाई प्रकृति की चीजों में देखता है। He wishes that he would have born and brought up in a pagan family. वह इच्छा करता है कि काश उसका जन्म और पालन पोषण एक पैगन परिवार में हुआ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the sordid boon? बुरा वरदान क्या है। आंसर है, Sordid boon is a mean base blessing. Man has the sordid boon of growing materialism. Sordid boon का अर्थ घटिया अथवा निम्न स्तर का वरदान से है। मनुष्य ने ज्यादा से ज्यादा भौतिकवादी होने का घटिया वरदान प्राप्त किया है। He has lost all other values of his life. अपने जीवन के अन्य मूल्यों को उसने खो दिया है। In materialistic pursuit, he leads a life of hustle and bustle. भौतिकवादी कार्यों में व्यस्त रहते हुए वह अस्त व्यस्त जीवन बिता रहा है। He has given his heart to earning money. धन कमाने में उसने अपना दिल लगा दिया है। Thus he has become only the worshippers of the god of money. इस प्रकार वह धन के देवता का पुजारी बन गया है। अगला प्रश्न है, What was the envoy curious about? दूत किस बारे में जिज्ञासु था। आंसर है, The envoy of the count came to the duke's place with a proposal of marriage of his master's daughter. काउंट का एक ड्यूक के महल में अपने स्वामी की बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। The duke showed him the picture of his last duchess. ड्यूक ने उसे अपनी डचेस का चित्र दिखाया। The envoy found the picture as if living. दूत ने देखा कि उस चित्र में डचेस इस प्रकार दिखाई देती थी मानो वह जिंदा हो। He was curious about the smile on the face of the picture of Duke's last duchess. इसलिए वह चित्र में ड्यूक की लास्ट डचेस के चेहरे पर मुस्कान के बारे में जानने का उत्सुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the Duke's explanation for his cruel treatment of the duchess? डचेस के प्रति अपने क्रूर व्यवहार के लिए ड्यूक क्या स्पष्टीकरण देता है। आंसर है, The Duke told the messenger that he did not like the nature of his last duchess. ड्यूक ने संदेशवाहक को बताया कि उसने अपनी पूर्व पत्नी के व्यवहार को पसंद नहीं करता था। She was delighted by trifling things.
वह छोटे कार्यों में प्रसन्नता महसूस करती थी। Moreover, she did not have sufficient skill in speaking. इसके अतिरिक्त उसमें बात करने की पर्याप्त चतुराई नहीं थी। She failed to maintain the dignity of his noble family. वह उसके श्रेष्ठ परिवार की शान को कायम रखने में असफल ही रही। Her habit of smiling increased so much that he could no longer tolerate it. उसकी मुस्कुराने की आदत बढ़ती चली गई जिसे वह सहन नहीं कर सका। Therefore, he gave orders that her smiling should stop forever. इसलिए उसने उसकी मुस्कान को सदा के लिए रोक देने की आज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टैगोर मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? संकीर्ण घरेलू दीवारों से टैगोर का क्या अभिप्राय है? आंसर है, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स टैगोर मीन्स रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस व्हिच डिवाइडेड द पीपल ऑफ हिज मदरलैंड। संकीर्ण घरेलू दीवारों से टैगोर का अभिप्राय धर्म, सामाजिक एवं राजनीतिक भेदभाव से है जो कि उसके देश के लोगों को विभाजित कर देते हैं। He praised the Almighty that his countrymen should not be divided in groups on the basis of caste, religion and language. They should live in perfect unity. वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि उसके देशवासी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर समूहों में विभक्त न हो। उन्हें पूर्ण एकता भाव से रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज टैगोर विजुअलाइज फॉर हिज कंट्री? टैगोर अपने देश के लिए किस प्रकार की स्वतंत्रता का सपना देखता है? आंसर है, टैगोर प्रेज टू गॉड टू लीड हिज कंट्री इनटू ए हेवन ऑफ फ्रीडम। दिस फ्रीडम शुड बी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। कवि परमात्मा से प्रार्थना करता है कि उसके देश को स्वतंत्रता ऐसे स्वर्ग में ले जाए जहां भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द पीपल ऑफ हिज कंट्री आर फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। यह तभी संभव यदि लोग निडर और आत्मसम्मान वाले होंगे। There should be no discrimination in the matter of getting knowledge. The society should not be divided in groups or the basis of color, caste and religion. ज्ञान प्राप्त करने में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। इस वर्ग में समाज, रंग, जाति एवं धर्म के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए। The poet wants that his countrymen should be truthful and hardworking. They should aim at perfection in every task that they undertake. कवि यह भी चाहता है कि उसके देशवासी सच्चे तथा मेहनती हों, वे जो भी काम करे उसे पूर्ण करे। They should be men and women of clear thinking, not being misguided by dead custom and traditions. वे स्पष्ट सोच वाले पुरुष तथा स्त्रियां हों जो पुराने विचारों तथा अंधविश्वासों द्वारा गलत मार्ग पर न जाए। They should have a firm faith in God, getting inspiration from the Almighty. उन्हें परमात्मा में पूर्ण विश्वास हो, उसी से उत्साह प्राप्त करके उसके देशवासी भौतिक तथा बौद्धिक क्रिया में भाग ले। द पोएट विजुअलाइज द काइंड ऑफ फ्यूचर फॉर इंडिया। कवि इस प्रकार का विषय भारत के लिए देखता है। इट सर्टेनली गोज बियॉन्ड द mere concept of political freedom. Tagore makes a humble prayer to the Almighty God to bless his country with physical, spiritual and mental freedom. टैगोर परमात्मा से प्रार्थना करता है, वह वास्तव में राजनीतिक स्वतंत्रता के विचार से कहीं ऊपर हो। टैगोर परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वह उसके देशवासियों को भौतिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करे। Why does the poet call the bangles token of radiant lives? कवित्री चूड़ियों को प्रसन्न जीवन की निशानियां क्यों कहती है? The bangles are worn by women of all ages. They are of various colors. चूड़ियां सभी उम्र की महिलाएं पहनती हैं। वे अनेक प्रकार के रंगों की हैं। They are shining and bright. वे सभी चमकीली एवं सुंदर हैं। The poetess calls the bangles are the token of radiant lives. वे प्रसन्नता की सूचक हैं। कवित्री चूड़ियों को खुशहाल जीवन की निशानियां बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पैसेज जर्नी थ्रू लाइफ मिडवे। शब्द समूह की व्याख्या करो। जीवन के आधे रास्ते तक की यात्रा। आंसर, जर्नी थ्रू लाइफ मिडवे मीन्स दोज वुमेन हु आर द मिडिल एज वुमेन। आधे रास्ते तक की यात्रा का अभिप्राय उन महिलाओं से जो अधेड़ उम्र की हैं। दे हैव पास्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर लाइव्स। वे अपने जीवन का लगभग आधा भाग बिता चुकी हैं। दे हैव स्पेंट देयर लाइव्स हैप्पीली इन लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। दे आल्सो वर्शिप द गॉड्स ऑफ देयर हस्बैंड्स फैमिलीज। उन्होंने अपने जीवन के इस भाग को खुशी खुशी से अपने बच्चों एवं पतियों की देखभाल करते हुए बिताया है। वे अपने पतियों के परिवारों की देवताओं की पूजा करती हैं। हु कन्वेंस द मीटिंग ऑफ प्रिंस। राजकुमारों की सभा कौन बुलाता है? आंसर, दुर्योधन वाज ए कौरव प्रिंस। ही कन्वेंस द मीटिंग ऑफ द प्रिंस ऑफ डिस्कस अबाउट द इम्पेंडिंग वार बिटवीन द कौरव एंड द पांडव। दुर्योधन एक कौरव राजकुमार था। वह राजकुमारों की सभा को बुलाकर कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध पर चर्चा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा's visit as an envoy stands for peace and reconciliation between the पांडव and the कौरव. Explain. एक दूत के रूप में कृष्ण का आना पांडवों तथा कौरवों के बीच शांति एवं समझौते का प्रतीक है. व्याख्या करो. आंसर है देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ वार बिटवीन द पांडव एंड कौरव एज पांडव सीक देयर इनहेरिटेंस फ्रॉम द कुरु क्लैन. कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध की प्रबल संभावना होती है क्योंकि पांडव कुरु वंश में अपना हिस्सा चाहते थे. बट दुर्योधन वाज एडमेंट नॉट टू गिव देम देयर ड्यू शेयर. कृष्णा डज नॉट वांट दैट द ब्रदर्स शुड किल वन अनदर. लेकिन दुर्योधन उनको हिस्सा न देने पर अडिग होता है. कृष्ण नहीं चाहता कि भाई एक दूसरे को मारे. He wants to avoid war as it can bring death and destruction from the both sides. He wants reconciliation between them. वह युद्ध को टालना चाहता है क्योंकि यह मृत्यु तथा विनाश दोनों तरफ से लेकर आ सकता है. वह उनके बीच समझौता चाहता है. So he visits to the courts of Duryodhan as a messenger on behalf of the Pandav. इसलिए वह पांडवों की तरफ से एक संदेशवाहक बनकर दुर्योधन के दरबार में आता है. He conveys the message of the Pandav that they should be given their due share in the inheritance of the Kuru clan. वह पांडवों का संदेश व्यक्त करता है कि उनको कुरु वंश की संपत्ति में से उनका हिस्सा दिया जाना चाहिए. At this Duryodhan says that he is not ready to give anything to the Pandav. In this way he rejects the peace proposal of the Pandav. इस पर दुर्योधन कहता है कि वह पांडवों को कुछ भी नहीं देगा. इस प्रकार वह पांडवों के शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर निकिता इवानिच ऑक्यूपेशन. निकिता इवानिच का व्यवसाय क्या था. आंसर है निकिता इवानिच इज वन ऑफ द टू कैरेक्टर इज द प्ले द स्वैन सॉन्ग. निकिता इवान द स्वैन सॉन्ग के दो पात्रों में से एक है. He worked as a promoter in the theatre. He spent his night in the dressing room of the theatre as he had no house to live in. वह थिएटर में एक व्याख्यानकार के रूप में काम करता है. वह अपनी रात थिएटर के ड्रेसिंग रूम में बिताता है क्योंकि उसके पास घर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैज स्वेतलोविडोव बीन एन एक्टर. स्वेतलोविडोव कितने समय से नायक है. आंसर है स्वेतलोविडोव हैज बीन एन एक्टर फॉर द last 45 years. He had devoted himself since long ago for the entertainment to the public and for the upliftment of art and theatre. स्वेतलोविडोव पिछले 45 वर्षों से एक अभिनेता है. उसने अपने आप को जनता के मनोरंजन तथा कला के थिएटर के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है. अगला प्रश्न है व्हाट इज हर्बर्ट्स एटीट्यूड टू मॉरिस स्टोरीज. मॉरिस की कहानियों के प्रति हर्बर्ट का क्या दृष्टिकोण है. आंसर है हर्बर्ट डज नॉट बिलीव इन सुपर सिचुएशंस. He thinks that Morris is telling him fairy tales. हर्बर्ट अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता. वह सोचता है कि मॉरिस उसे परियों की कहानी सुना रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मिस्टर वाइट रिएक्शन आफ्टर ही रीड्स द डॉक्यूमेंट ब्रोट बाय द पोस्टमैन. मिस्टर वाइट डाकिया द्वारा लाए गए कागज को पढ़कर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है. मिस्टर एंड मिसेज वाइट आर एक्चुअली वेटिंग फॉर 200 pounds फॉर देयर फर्स्ट विश. मिस्टर एंड मिसेज वाइट 200 पाउंड की बड़ी मन्नत से प्रतीक्षा कर रही जो उन्होंने पहली इच्छा से मांगे थे. When the postman hand over the document, he opens it and finds the receipt of interest. He feels unhappy and his wife teases him for it. जब डाकिया कागज देता है तो वह इसे खोलता है और ब्याज की रसीद पाता है. वह कष्ट महसूस करता है और उसकी पत्नी उसे इसके लिए चिढ़ती है. Why does Morris leave the gathering? What effect does his departure on the others? मॉरिस एकत्रित लोगों को छोड़कर क्यों चला जाता है. इसके प्रस्थान करने का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है. आंसर है सर्जेंट मेजर मॉरिस कम्स टू विजिट द वाइट्स. दे सिट अराउंड द फायर. सर्जेंट मेजर मॉरिस वाइट के घर आता है. वे अंगीठी के पास बैठ जाते हैं. मॉरिस हैज बीन इन द आर्मी इन इंडिया फॉर द पास्ट 21 ईयर्स. मॉरिस भारतीय सेना में पिछले 21 वर्षों से सेवाएं दे रहा है. ही टेल्स द वाइट स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर इन दैट far away land and shows them a monkey's paw that has the power to grant 3 wishes. वह वाइट को दूर दराज क्षेत्र की साहसिक कहानियां बताता है. वह एक बंदर का पंजा दिखाता है जो 3 इच्छाएं पूरी कर सकता था. But he warned that he fulfilled of the wishes would have serious result. लेकिन वह चेतावनी देता है कि इच्छाएं पूर्ति होने पर उसकी गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं. मिस्टर वाइट टेक्स द paw from him. श्रीमान वाइट उससे पंजा ले लेता है. Morris says that he will not be responsible if there is any horrible incident. After that, Morris leaves. Morris कहता है कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो वह जिम्मेदार नहीं होगा. इसके बाद वह वहां से चला जाता है. As soon as he leaves, Mr. White makes a wish for 200 pounds, but nothing happens and he feels disappointed.
जैसे ही वह जाता है, श्रीमान वाइट 200 पाउंड्स की इच्छा करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वह निराशा महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसेस रावलैंड डू टू फेंड फॉर हर फैमिली? मिसेस रावलैंड अपने परिवार की देखभाल करने के लिए क्या करती है? आंसर, मिसेस रावलैंड इज मैरिड टू अल्फ्रेड, ही डज नथिंग, शी डज स्विंग ऑफ क्लोथ्स इन ए स्टफी रूम ऑल डे। मिसेस रावलैंड का अल्फ्रेड से विवाह हुआ है, वह कुछ काम नहीं करता है, वह एक भरे हुए कमरे में पूरा दिन कपड़े सिलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस रावलैंड नॉट वांट टू लीव हर हस्बैंड एंड गो बैक टू हर पेरेंट्स? मिसेस रावलैंड अपने पति को छोड़कर अपने माता पिता के पास क्यों नहीं जाना चाहती? आंसर है, मिसेस रावलैंड मैरिड अल्फ्रेड हु इज ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मिसेस रावलैंड की अल्फ्रेड से शादी होती है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक है। ही बिलोंग टू ए रेप्यूटेड फैमिली, वह एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित है। हिज फादर वाज ए मिलियनर, उसका पिता करोड़पति है। सो शी वाज ग्लैड टू मैरी अल्फ्रेड, इसलिए वह अल्फ्रेड से शादी करके खुश थी। बट आफ्टर मैरिज शी कम्स टू नो दैट हर हस्बैंड डज नथिंग टू अर्न लिविंग, परंतु शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसका पति आजीविका कमाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। ही स्पेंड्स ऑल द टाइम इन लोफिंग विद हिज वर्थलेस फ्रेंड, वह अपना पूरा समय अपने बेकार मित्रों के साथ आवारगी में बिताता है। मिसेस रावलैंड्स ब्लेम ऑल ऑफ देयर मिसफॉर्ट्यून ऑन हर हस्बैंड, मिसेस रावलैंड अपने दुर्भाग्य का सारा दोष अपने पति पर लगाती है। बट इन स्पाइट ऑफ हर misery she does not want to leave her husband and go back to her parents because she is a self-respecting woman. अपने दुखों के बावजूद वह अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती और अपने माता पिता के पास नहीं जाती है क्योंकि वह एक आत्मसम्मान वाली महिला है। She know that she has committed a blunder in marrying with Alfred. उसे पता है कि अल्फ्रेड से विवाह उसकी सबसे बड़ी गलती है। But she does not want to admit that she had made the ब्लंडर, परंतु वह इस बात को नहीं मानती कि उसने यह गलती की है। सेकेंडली शी डज नॉट वांट टू बोथर हर फैमिली, दूसरे वह अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहती।